नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। अगले आधे घंटे हम आपको रूबरू कराएंगे देश दुनिया की तमाम अहम खबरों से। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। गांव को आत्मनिर्भर और मजबूत बनाने की जरूरत। गुजरात में पंचायत महासम्मेलन में प्रधानमंत्री का संबोधन। अहमदाबाद एयरपोर्ट से गांधीनगर के कमलम तक 9 किलोमीटर लंबे रोड शो में हुए शामिल। 5 राज्यों में सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में सरकार गठन की प्रक्रिया शुरू। 16 मार्च को पंजाब के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे भगवंत मान। लोकतांत्रिक संस्थाओं को जनता के प्रति जवाबदेह बनाने में युवाओं की अहम भूमिका। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के समापन समारोह में बोले लोकसभा अध्यक्ष। प्रौद्योगिकी विकास और इनोवेशन के साथ तेजी से बदल रहा है भारत। रूस सैन्य बलों की यूक्रेन के पश्चिमी शहरों पर भारी बमबारी। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने स्वयंसेवी लड़ाकों को भेजने की दी मंजूरी। अब तक 25 लाख से ज्यादा लोगों का पलायन। और ऑपरेशन गंगा के तहत छात्रों को पोलैंड से दिल्ली लेकर पहुंचा वायुसेना का विमान। लौटे छात्रों से मिलकर भावुक हुए परिजन। मदद के लिए भारत ने जताया रूस, यूक्रेन और रेड क्रॉस का आभार। हेडलाइंस के बाद अब एक नजर उन खबरों पर जो आज सुर्खियों में रहीं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू 2 दिवसीय सिक्किम दौरे पर हैं। उपराष्ट्रपति ने आज सिक्किम राजभवन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया और दक्षिण सिक्किम जिले में 300 करोड़ रुपए की लागत वाले खांगचेनजोंगा सिक्किम विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति 2020 में प्राइमरी, पूर्व प्राइमरी और व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी केंद्रीय एजेंसियों को अपराध और अपराधियों का पता लगाने वाले नेटवर्क और प्रणाली यानी CCTNS से जुड़ने के लिए आह्वान किया। उन्होंने कहा कि गृह सचिव को इस संदर्भ में केंद्रीय एजेंसियों के प्रमुखों के साथ बैठक करनी चाहिए। NCRB के 37वें स्थापना दिवस पर दिल्ली में आयोजित समारोह में गृह मंत्री ने ये बातें कही। सभी भारत सरकार की एजेंसियां CCTNS को कुछ ही दिनों के अंदर ज्वाइन करें। हाँ, ये प्रोफेशनली जरूर देखना चाहिए कि इसमें से क्या देना है। मानो CBI है तो P लेवल पर करना है ना, P लेवल पर मत करिए, क्योंकि जब RC रजिस्टर हो जाए तब क्यों नहीं करना। ये तो सार्वजनिक दस्तावेज है, चार्जशीट होगा है, क्यों नहीं आएगा। मैं मानता हूं इससे किसी ने बाहर नहीं रहना चाहिए, सबने इसके साथ जुड़ना चाहिए और वो डेटा को परिपूर्ण, कंप्लीट, 100% बनाना चाहिए। दिल्ली में भारत और कनाडा के बीच व्यापार और निवेश पर मंत्रिस्तरीय वार्ता हुई, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और कनाडा की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मैरी एनजी ने की। दोनों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और आर्थिक साझेदारी पर चर्चा हुई। सुप्रीम कोर्ट लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे और मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा जमानत दिए जाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर अब 15 मार्च को सुनवाई करेगा। इस हिंसा में 4 किसानों समेत 8 लोग मारे गए थे। भारत और चीन आज पूर्वी लद्दाख में टकराव के कुछ स्थानों पर 22 महीने लंबे गतिरोध को हल करने के लिए 15वें दौर की उच्च स्तरीय सैन्य वार्ता कर रहे हैं। इससे पहले दोनों देशों के बीच 14वें दौर की बातचीत 12 जनवरी को हुई थी। जम्मू कश्मीर में सेना के चीता हेलीकॉप्टर हादसे में 2 पायलटों में से एक की मृत्यु हो गई, जबकि दूसरा पायलट घायल हो गया है। भारतीय सेना के अधिकारियों के मुताबिक हादसे की वजहों की जांच चल रही है। रेलवे ने यात्रियों को राहत देते हुए तुरंत प्रभाव से रेलगाड़ियों में कंबल, चादर और पर्दों की आपूर्ति पर प्रतिबंध हटाने का फैसला लिया है। ये प्रतिबंध कोविड महामारी के कारण लगाए गए थे। इसरो स्कूली बच्चों के लिए एक विशेष कार्यक्रम युवा विज्ञान कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। कार्यक्रम में ग्रामीण क्षेत्र से नाता रखने वाले छात्रों को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष विज्ञान और अंतरिक्ष अनुप्रयोगों पर बुनियादी ज्ञान प्रदान किया जाएगा। इसके लिए 150 छात्रों की चयन प्रक्रिया शुरू की गई है।
युविका 2022 आवासीय कार्यक्रम 16 मई से 28 मई तक चलेगा। चीन ने 90 लाख की आबादी वाले पूर्वोत्तर शहर चांगचुन में लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया है। कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी के बीच यह आदेश दिया गया है। इसके तहत निवासियों को घर पर ही रहना होगा और 3 दौर की सामूहिक जांच से गुजरना होगा। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद के GMDC ग्राउंड में महापंचायत सम्मेलन को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि बापू ने हमेशा ग्रामीण विकास, आत्मनिर्भर भारत, सशक्त और समर्थ गांव की बात कही है। उन्होंने कहा कि ग्राम स्वराज का सपना साकार करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था अपने आप में एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है और उस व्यवस्था को दिशा देने का काम, परिवर्तन लाने का निरंतर प्रयास करने का काम, उसे गति देने का काम सभी जनप्रतिनिधि और पंच सरपंच कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि गांव को आत्मनिर्भर और मजबूत बनाने की जरूरत है। उन्होंने ग्रामीण केंद्रों के समग्र विकास के लिए ग्राम प्रतिनिधियों को लक्ष्य दिया। ग्रामीण विकास ये पूज्य बापू का सबसे प्रमुख सपना रहता था। वे लोकतंत्र की शक्ति भी ग्राम शक्ति में देखते थे और इसलिए लोकतंत्र में जिसका विश्वास है उन सबको समर्पण भाव से ग्रामीण सारी व्यवस्थाएं उसको बल देना, उसको सामर्थ्य देना, ये उनका स्वाभाविक कर्तव्य बन जाता है। इससे पहले उत्तर प्रदेश, मणिपुर, उत्तराखंड और गोवा विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के एक दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में अहमदाबाद हवाई अड्डे से रोड शो शुरू किया। फूलों की मालाओं से सजी खुली जीप में सवार प्रधानमंत्री ने रोड शो के दौरान सड़क किनारे जमा हुए सैकड़ों समर्थकों और प्रशंसकों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। ये काफिला हवाई अड्डे से शुरू हुआ और गांधीनगर में बीजेपी के राज्य मुख्यालय कमलम तक गया। गुजरात में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि आर्थिक और प्रौद्योगिकी विकास और इनोवेशन के साथ भारत तेजी से बदल रहा है। इसमें युवाओं का सबसे बड़ा योगदान है। संसद के सेंट्रल हॉल में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के समापन समारोह में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि इस बदलते दौर में भारत युवा शक्ति के साथ विश्व गुरु बनेगा। उन्होंने कहा कि कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों की कमान भारतीय युवा संभाल रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि इस समय हमारे पास 60,000 से अधिक स्टार्टअप और 80 से अधिक यूनिकॉर्न हैं। इस साल राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव में देश भर से 2,44,000 से अधिक युवाओं ने भाग लिया। ये विशाल युवा भारत किस तरीके से हमारे नए बदलते भारत में योगदान देगा। किसी समय बहुत चर्चा होती थी बढ़ती आबादी की, नौजवान की बेरोजगारी की, लेकिन आज समय बदल गया है। आज भारत का नौजवान केवल नौकरी मांगने नहीं जाता। आज भारत के नौजवान की सामर्थ्य शक्ति इतनी है कि वह नौकरी देने वाला भी बन रहा है। 5 राज्यों में नई सरकार के गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मुख्यमंत्री के रूप में अपने पहले कार्यकाल की अंतिम कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की। कैबिनेट की बैठक के दौरान पूरे मंत्रिमंडल ने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री को सौंपा। कैबिनेट की बैठक के बाद योगी आदित्यनाथ ने अपना इस्तीफा राजभवन जाकर राज्यपाल को सौंप दिया। प्रदेश में बीजेपी ने 255 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि सहयोगी दलों को मिलाकर 273 सीटें बीजेपी गठबंधन को मिली हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी प्रचंड बहुमत के बाद नई सरकार बनाने की तैयारी में है। चुनाव में जीत के एक दिन बाद राज्य में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के चेहरे भगवंत मान ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से उनके आवास पर मुलाकात की। विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद भगवंत मान की केजरीवाल से ये पहली मुलाकात है। राघव चड्ढा भी बैठक में मौजूद थे। आम आदमी पार्टी ने राज्य की 117 विधानसभा सीटों में से 92 पर जीत दर्ज की है।
भगवंत मान ने धुरी सीट से 58,206 मतों के भारी अंतर से जीत हासिल की। भगवंत मान 16 मार्च को स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह के पैतृक गांव खटकर कला में पंजाब के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। बहुत अच्छा लग्या कि लोगों ने हंकारी लोगों को हराया और लोगों ने आम लोगों को जिताया। खटकर कला में ओथ लेंगे भगत सिंह जी के गांव में, पैतृक गांव में। इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने चुनावों में कांग्रेस की हार के बाद राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को अपना इस्तीफा सौंपा। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी की अगुवाई वाली सरकार के गठन का रास्ता साफ हो गया है। कांग्रेस को चुनावों में करारी शिकस्त मिली है। चुनाव में चरणजीत सिंह चन्नी, प्रकाश सिंह बादल और कैप्टन अमरिंदर सिंह समेत कई दिग्गजों को हार का सामना करना पड़ा। उत्तराखंड में भी नई सरकार के गठन को लेकर हलचल तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता पीयूष गोयल और धर्मेंद्र प्रधान को राज्य में बीजेपी विधायक दल का नेता चुनने के लिए पर्यवेक्षक बनाया गया है। वे विधायक दल की बैठक में भाग लेने के लिए जल्द ही देहरादून पहुंचेंगे। राज्य में बीजेपी को मिली शानदार जीत के एक दिन बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज अपने पद से इस्तीफा दे दिया। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह को अपना इस्तीफा सौंपने के बाद उन्होंने कहा कि नया जनादेश मिलने और पुरानी सरकार का कार्यकाल पूरा होने के बाद उन्होंने राज्यपाल को अपना और अपने मंत्रिमंडल का त्यागपत्र सौंप दिया है। उत्तराखंड में बीजेपी ने 70 में से 47 सीटें अपने नाम कर 2/3 से ज्यादा बहुमत हासिल किया, लेकिन पार्टी को जीत तक ले जाने वाले मुख्यमंत्री धामी स्वयं अपनी सीट बरकरार रखने में विफल रहे। नया जनादेश मिल गया है और इस कालखंड का जो काम था वो कालखंड पूरा हुआ है। तो मैंने महामहिम राज्यपाल जी को अपने समेत पूरे मंत्रिमंडल का इस्तीफा दे दिया है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने आज मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें 14 मार्च को विधानसभा को भंग करने की सिफारिश करने का फैसला लिया गया है। बीजेपी ने राज्य विधानसभा चुनावों में 40 में से 20 सीटों पर जीत दर्ज की है। बैठक के दौरान लोगों का आभार जताने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया। मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 15 मार्च को खत्म हो रहा है। बीजेपी 20 सीटें जीतकर राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और उसे लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के लिए क्षेत्रीय महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी और 3 निर्दलीय विधायकों का समर्थन मिला है। 3 साल के हमारे टेन्योर में जो हमने आभार व्यक्त करने के लिए जो काम किया उसने लोगों ने सहकार्य किया, इसलिए उनसे आभार व्यक्त किया। और दूसरा रेजोल्यूशन जो हमारे असेंबली का टेन्योर जो खत्म हो रहा है उसके लिए 14 तारीख को असेंबली डिसॉल्व का रेजोल्यूशन जो लिया। 20 सीट्स हमें जो मिले हैं और इंडिपेंडेंट 3 सीट्स हमें सपोर्ट कर रहे हैं और एमजीपी के 2 सीट्स पे हमें सपोर्ट कर रहे हैं। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं मणिपुर की। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने राज्यपाल ला गणेशन को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। हालांकि वो स्थायी व्यवस्था होने तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहेंगे। बीजेपी ने 60 सदस्यीय सदन में 32 सीटों पर जीत दर्ज की है। विधानसभा चुनाव परिणामों के अनुसार विपक्षी कांग्रेस 2017 के चुनावों में सबसे बड़ी पार्टी के दर्जे से अब सिर्फ 5 सीटों पर सिमट कर रह गई है। ये पार्टी के अब तक के सबसे खराब प्रदर्शन में से एक है। Has got full majority, 32, and some political parties expected to support us also. So I'm expecting just our assembly will be last up to 19 of March. So before 19 we have to complete everything. अब बात रूस यूक्रेन जंग की। भारत ने युद्धग्रस्त यूक्रेन के शहरों से अपने नागरिकों को बाहर निकालने में मदद करने के लिए यूक्रेन, रूस और रेड क्रॉस का आभार जताया है। यूक्रेन के सूमी शहर से निकाले गए भारतीय छात्रों को पोलैंड के ज़ेजॉ शहर से लेकर वायुसेना का एक विशेष विमान हिंडन एयरबेस पहुंचा। एयर इंडिया के विशेष विमान ने ज़ेजॉ से उड़ान भरी थी। भारत रूस के यूक्रेन पर हमला करने के बाद से युद्धग्रस्त देश में फंसे नागरिकों को रोमानिया, स्लोवाकिया, हंगरी और पोलैंड के रास्ते स्वदेश ला रहा है। यूक्रेन के शहर सूमी से 600 छात्रों को निकालने का अभियान मंगलवार सुबह शुरू हुआ था। दिल्ली पहुंचे छात्र जब हवाई अड्डे से बाहर निकलकर लंबे वक्त से इंतजार कर रहे अपने अभिभावकों से मिले तो सभी भावुक हो गए।
अच्छा फील हो रहा है, रिलीफ फील हो रहा है, हम सेफ जगह है, अभी बंकर में भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी थोड़ी थोड़ी देरों में गवर्नमेंट ने जो है हमारी हेल्प की है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, डायरेक्ट बसेस मिली, ट्रेन्स मिली, डायरेक्ट प्रॉपर इवैक्यूएशन हुआ है, ना हमें बॉर्डर पे खड़े रहने पड़ा 5 to 6 जैसे पहले बच्चों को रहना पड़ता था, तो अब हमारा अच्छा था इवैक्यूएशन से। 3 days कंटिन्यू ट्रैवल किया है यहाँ तक आने के लिए। एम्बेसी वालों ने हमारे लिए बहुत हेल्प की है, 3 दिन से लगातार हमको सेफ यहाँ तक पहुँचाया है। इंडियन गवर्नमेंट ने, रेड क्रॉस ने, सबने मिलकर के बहुत अच्छे तरीके से काम किया। एक ग्रीन कॉरिडोर हमारे लिए बनाया, वो लंबा रास्ता था लेकिन गवर्नमेंट ने बहुत सेफली हम लोगों को वहाँ से निकालने का काम किया। आपने सुना उन भारतीय छात्रों को जो सही सलामत भारत पहुंचे हैं और अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग को 15 दिन से ज्यादा समय हो गया है। ऐसे में सरकार की ओर से यूक्रेन में फंसे भारतीयों को ऑपरेशन गंगा के तहत सुरक्षित निकाला जा रहा है। इस बीच अब रूस में पढ़ने वाले छात्र भी अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं, जिसके बाद अब रूस में भारत के दूतावास ने देश में पढ़ रहे भारतीय छात्रों के लिए एक गाइडलाइन जारी की है। भारत के दूतावास की ओर से भारतीय छात्रों के लिए जारी दिशा निर्देशों में बताया गया है कि सभी छात्रों को आश्वस्त करते हैं कि वर्तमान में हमें उनके देश छोड़कर जाने के लिए कोई सुरक्षा कारण नहीं दिखता है। भारतीय दूतावास ने रूस में पढ़ने वाले अपने छात्रों के लिए एडवाइजरी जारी कर सभी छात्रों को उनकी सुरक्षा को लेकर आश्वस्त किया है। रूस ने यूक्रेन के पश्चिमी शहरों इवानो फ्रैंकोविस्क और लुत्स्क में हवाई अड्डों के पास हमले किए, जो यूक्रेन में रूस के हमले के प्रमुख लक्ष्यों से काफी दूर हैं। इवानो फ्रैंकोविस्क के मेयर रुस्लान मार्टसिंकीव ने हवाई हमले संबंधी अलर्ट जारी होने के बाद स्थानीय लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। ये दोनों ही शहर रूस के अभी तक के प्रमुख निशाना रहे इलाकों से काफी दूर हैं। इन शहरों पर हमले रूस द्वारा युद्ध को एक नई दिशा में ले जाने का संकेत देते हैं। इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर आक्रमण में शामिल होने के लिए मध्य पूर्व और अन्य भागों से स्वयंसेवी लड़ाके लाने का आदेश दिया है। प्रवासियों की अंतर्राष्ट्रीय संस्था का कहना है कि यूक्रेन पर 2 सप्ताह पहले हुए रूसी हमले के बाद से करीब 25 लाख लोगों ने देश छोड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन के प्रवक्ता पॉल डिल्डन ने कहा कि 15 लाख से ज्यादा शरणार्थी पड़ोसी देश पोलैंड में गए हैं और करीब 1,16,000 शरणार्थी दूसरे देशों के नागरिक हैं। संयुक्त राष्ट्र के शरणार्थी मामलों के उच्चायुक्त फिलिप्पो ग्रांडी ने भी 25 लाख शरणार्थियों का आंकड़ा दिया और कहा कि उनकी एजेंसी का अनुमान है कि यूक्रेन के भीतर करीब 20 लाख लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है। अमेरिका की संसद ने यूक्रेन और यूरोपीय सहयोगियों को सैन्य और मानवीय सहायता के लिए 13.6 अरब डॉलर के आपात पैकेज को मंजूरी दे दी। रूस के यूक्रेन पर हमले से हजारों लोग मारे गए हैं और 20 लाख से अधिक लोग देश छोड़कर जाने के लिए मजबूर हुए हैं। अमेरिकी संसद ने लोगों की मदद के वास्ते कुल 1,50,000 करोड़ डॉलर के पैकेज को मंजूरी दी। प्रतिनिधि सभा ने बुधवार को समझौता विधेयक पारित किया था। राष्ट्रपति जो बाइडेन के हस्ताक्षर इस पर जरूरी थे। इस राशि की आधी रकम करीब 13.6 अरब डॉलर यूक्रेन को हथियार और अन्य साजो सामान मुहैया कराने और दूसरे पूर्वी यूरोपीय देशों को अमेरिकी सैनिकों को भेजने पर खर्च होनी है। शेष राशि का इस्तेमाल मानवीय, आर्थिक सहयोग, क्षेत्रीय सहयोगियों की रक्षा क्षमता मजबूत करने और साइबर सुरक्षा के लिए है। On Ukraine, Putin was counting on a divided NATO, a divided West, and quite frankly, a divided America. But he got none of that. In fact, he's now facing a more united, energized, resolute NATO in the West than he ever imagined. अब वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद समाचार राज्यवार और साथ ही आपको बताएंगे जनवरी में कैसा रहा औद्योगिक उत्पादन। आप बने रहिए हमारे साथ। What was the UN doing till now? Why could it not prevent a full-fledged war from breaking out? And what should India do to protect its interests? India is a quintessential emerging power in terms of our relations with and within the United Nations. The United Nations is not irrelevant. We have to make it work better. This crisis shows
that it is time for India to take a more proactive diplomatic effort. जिसने बढ़ाई देश की शान, उस नारी को मिला सम्मान। हेलो इंडिया में मिलिए देश की नारी शक्ति से, शनिवार सुबह 8 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है आज की खबर में। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं राज्यों से जुड़ी हुई खास खबरों की। पश्चिम बंगाल की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 3,21,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। विपक्षी दल बीजेपी के बहिष्कार के बीच पेश किए गए बजट में बैटरी और सीएनजी से चलने वाले वाहनों को पंजीकरण शुल्क से छूट और 2 साल के रोड टैक्स से रियायत देने का भी ऐलान किया गया। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल ने 5 दिवसीय बजट सत्र के दौरान विधानसभा के सदस्यों से राज्य भर में न्याय संगत, गैर भेदभावपूर्ण, सतत और सुसंगत विकास सुनिश्चित करने का आह्वान किया। राज्यपाल ने परंपरागत संबोधन में विश्वास व्यक्त किया कि मुख्यमंत्री पेमा खांडू के नेतृत्व में सरकार प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को साकार करने में सक्षम होगी। महाराष्ट्र के वित्त मंत्री और डिप्टी सीएम अजीत पवार ने आज वित्त वर्ष 2022-23 का बजट पेश किया। उन्होंने प्रदेश के कई जिलों में महिलाओं के लिए अस्पताल खोलने का ऐलान किया। साथ ही स्टार्टअप के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित करने की घोषणा की। केरल के वित्त मंत्री के.एन. बालगोपाल ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आज बजट पेश किया। इसमें एक नया आईटी पार्क, 4 आईटी कॉरिडोर और 20 सैटेलाइट आईटी केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। प्रस्तावित आईटी कॉरिडोर राष्ट्रीय राजमार्ग 66 के समानांतर बनाए जाएंगे। आंध्र प्रदेश सरकार ने आज 2,56,000 करोड़ रुपए के प्रस्तावित व्यय और 17,036 करोड़ रुपए के अनुमानित राजस्व घाटे के साथ वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बजट पेश किया। राज्य का कुल सार्वजनिक ऋण 2022-23 में बढ़कर 4,39,394 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई। बैठक में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। बैठक में सत्र को सुचारू रूप से चलाने और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के मुख्य सचेतक मनोज टिग्गा और 2 निलंबित विधायकों मिहिर गोस्वामी और सुदीप मुखर्जी ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। विधायकों ने अपने निलंबन की भेदभावपूर्ण कार्रवाई के संबंध में उनसे शिकायत की। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने कहा कि सरकार अनुकूल नीतियों के जरिए सूक्ष्म, लघु और मझोले उपक्रम क्षेत्रों को समर्थन देने को प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार नई प्रौद्योगिकी लाकर प्रशिक्षण केंद्र स्थापित कर और उन्हें कर्ज उपलब्ध कराने के साथ एमएसएमई क्षेत्र को समर्थन देगी। कांग्रेस ने बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए 6 और उम्मीदवार घोषित किए। पार्टी ने इससे पहले 5 मार्च को 8 उम्मीदवारों का ऐलान किया था। इसके साथ ही कांग्रेस अब तक 14 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। विधान परिषद की 24 सीटों के लिए 4 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। सीबीएसई ने टर्म 2 परीक्षा के लिए 10वीं और 12वीं की डेटशीट जारी कर दी है। सीबीएसई की 10वीं की परीक्षाएं 26 अप्रैल से 24 मई तक आयोजित होंगी। वहीं 12वीं की परीक्षाएं 26 अप्रैल से 15 जून तक आयोजित की जाएंगी। 10वीं और 12वीं की परीक्षा एक ही शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून के 11वीं के छात्र की प्रतिभा के मुरीद हो गए हैं। प्रधानमंत्री ने पत्र लिखकर अनुराग रमोला की तारीफ की है। साथ ही उभरते कलाकार को प्रेरित करने के लिए उसकी पेंटिंग अपनी वेबसाइट पर भी लगाई है। प्रधानमंत्री को भेजी गई पेंटिंग भारत की आजादी के 75 वर्ष के जश्न अमृत महोत्सव की थीम पर आधारित है। बढ़ते हैं आगे। जनवरी 2022 में औद्योगिक उत्पादन सालाना आधार पर 1.3% की दर से बढ़ी है। ये वृद्धि मुख्य रूप से खनन और विनिर्माण क्षेत्रों के
बेहतर प्रदर्शन के कारण हुई है। जनवरी 2021 में खनन क्षेत्र में 2.4% की दर्ज की गई गिरावट के मुकाबले जनवरी 2022 में 2.8% की वृद्धि हुई। विनिर्माण क्षेत्र में जनवरी 2022 के दौरान 1.1% की वृद्धि हुई, जबकि एक साल पहले इसी महीने में इसमें 0.9% की गिरावट आई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण कोरिया में विपक्ष के उम्मीदवार यून सुक योल को देश का नया राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी है। योल ने राष्ट्रपति चुनावों में कांटे के मुकाबले में सत्ताधारी दल के प्रतिद्वंदी ली जे मायुंग को हराया। दक्षिण कोरिया में राष्ट्रपति पद के लिए अब तक हुए चुनावों का ये सबसे कड़ा मुकाबला था। वो 5 साल की निश्चित अवधि के लिए 10 मई को राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण करने वाले हैं। अब बात खेल की। भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच कल से बेंगलुरु में शुरू हो रहा है। दिन रात के इस मैच में चिन्नास्वामी स्टेडियम दर्शकों के लिए पूरी क्षमता से खुलेगा। पहले केवल 50% दर्शकों को आने की अनुमति दी गई थी। भारत ने सीरीज के पहले मैच को पारी और 222 रन से अपने नाम कर लिया है। अब दूसरे मैच को जीतकर रोहित शर्मा की टीम सीरीज को क्लीन स्वीप करने के लिए उतरेगी। जनवरी 2020 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे एक दिवसीय मैच के बाद से चिन्नास्वामी स्टेडियम में पहली बार कोई अंतर्राष्ट्रीय मैच आयोजित किया जा रहा है। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं दुबई के द वॉल्स ऑफ आर्ट की दीवारों पर ग्लोबल साउथ के आधुनिक और समकालीन कलाकारों की खूबसूरत पेंटिंग्स के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।